गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, झारखंड बोर्ड द्वारा हाल ही में मॉडल पेपर जारी किए गए हैं 2022-23 के लिए। तो आपका कक्षा 10 के लिए या 12 के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा। जैसा कि स्टूडेंट लोग का आशा था कि आधे सिलेबस से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और आधे सिलेबस से आपका सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आपका पूरा बुक से हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और हर एक चैप्टर से आपका सब्जेक्टिव दोनों आएगा, जो आप लोग की कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको और मेहनत करने का जुनून आना चाहिए आपके अंदर से, ठीक है। और देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका यदि अच्छा से तैयारी हो तो देखिए मेरा जो चैनल है उस चैनल में बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को एक शॉर्टकट मेथड से और बहुत एक संक्षिप्त तरीके से और एक ब्रीफ तरीके से ये शुरू किया जा रहा है। तो आप देखिए, इस मेरे चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको जितना शिखर तक पहुंचना है उस शिखर तक मैं आपको पहुंचाने का वादा करता हूं, ठीक है। तो चलिए, इसी आशा के साथ कि आप लोग हर कोई टॉप करेंगे अपने जगह पे, तो इसके लिए मैं इसको अब शुरुआत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान जो होंगे, तो देखिए ये जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैंने बना दिया है। तो देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स के होंगे, लेकिन उसमें याद रखिएगा इसका पैटर्न पहले हम लोग को समझना है। पैटर्न जो है याद रखिएगा, टोटल 19 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको बनाने कितने हैं? 13 क्वेश्चन बनाने हैं, अथवा में एक्स्ट्रा और क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो रहेगा उसको हम लोग सेक्शन 1 बोलेंगे। तो सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में आपका 1 से 7 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बनाने आपको कितने हैं? 5 ही बनाने हैं, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो 2 पचे यहाँ से आपका हो गया 10 नंबर, 2 पचे 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10 नंबर यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ से 10। उसके बाद देखिए अगला जो है सेक्शन बी, वो 8 से 14 तक होगा। इसमें भी आपका देखिए टोटल 7 को क्वेश्चन दिया है, लेकिन बनाने कितने हैं? 5 बनाने हैं इसमें भी। और देखिए हर एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो बोल सकते हैं कि 3 पचे कितना हो जाएगा आपका? 15। तो यहाँ से आपका 15 नंबर का होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लास्ट वाला जो 15 से 19 तक होगा वो आपका क्वेश्चन 5 को होगा, लेकिन बनाने कितने हैं? 3 ही बनाने हैं आपको 5 में से। और 3 जो बनाने हैं वो 5-5 नंबर का 3 को होगा। तो 5 दिया 15, यहाँ से भी आपका आ जाएगा। तो 15 यहाँ से आ गया। तो टोटल आपका हो गया कितना? 15-15 30 और 10 40। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 40 मार्क्स। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से 40 मार्क्स को कंप्लीट किया गया है, क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए आते हैं अगले, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो सेक्शन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन आपके 7 दिए गए, लेकिन 5 ही आपको बनाने हैं। तो देखिए ये जो 7 आपके दिए, तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है सारा का मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसमें इस तरह से पीडीएफ तैयार किया है कि आपका जैसे यदि आप एग्ज़ाम में लिखे तो आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट पाए, पॉइंट वाइज लिखा गया है, ताकि आपका फुल में फुल मार्क्स मिले। यदि 5 नंबर का है तो 5 में 5 मिले, 4.5 ना मिले, इसीलिए इस तरह से इसको तैयार किया गया है। तो देखिए आप यदि मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि इसका आप लाभ उठा सकें, ठीक है। आपको फिर टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है आपका वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो अब वियना सम्मेलन को पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए हम लोग फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए वियना जो सम्मेलन है ये 1815 में किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1815 में। तो 1815 में इससे पहले जो थे वो नेपोलियन का वहाँ राज चल रहा था, ठीक है। तो यूरोपीय देश को उसने जीत लिया था नेपोलियन ने। अब नेपोलियन को सब मिल के विरोध किया। कौन कौन सा देश किया था? तो देखिए आपका हो गया ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, ये हो गया ब्रिटेन। उसके बाद आपका हो गया दूसरा रूस, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका प्रसा, फिर उसके बाद हो गया ऑस्ट्रिया। देखिए ये सब मुख्यतः देश थे, और बहुत सारे देश थे। ये सब मेनली जुड़ के किसको हराए थे? नेपोलियन को। तो देखिए नेपोलियन को हराए, तो ये लोग सब मिल के बाद में एक सम्मेलन किए। क्या सम्मेलन किए?
कि चलिए ये जो जितने बदलाव किए गए थे किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा या नेपोलियन युद्ध के द्वारा जितने भी बदलाव हुए थे उसको फिर से ठीक करने के लिए आपका 1815 में एक सम्मेलन किया गया था, जिस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन, जिसकी मेजबानी आपको किसके द्वारा किया गया था, तो इसको मेजबानी दिया गया था ऑस्ट्रिया को। किसको दिया गया था, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक है, देखिए वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री या हेड नहीं, उसको हम लोग वहाँ का जो हेड होते हैं उसको हम लोग चांसलर बोलते हैं। तो वहाँ का जो चांसलर थे उस समय कौन थे, ड्यूक मैटरनिक, उनका नाम था ड्यूक मैटरनिक, याद रखिएगा ड्यूक मैटरनिक। यही वाला आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए इतना फैक्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग, जो आपके लिए जो मैंने तैयार किया है PDF, उसमें देखिए इसका आंसर, ठीक है। तो उसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, ठीक है। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी ड्यूक मैटरनिक ने की थी। तो देखिए इसको थोड़ा लंबा आप बना सकते हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने की थी। कब की थी, 1815 में की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बोल सकते हैं कि नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए नए बदलावों को ठीक करने के लिए किया गया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आपको, जैसा कि आपको पता है, यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छा से, तो आधुनिक वस्त्र मिल जो आपका है पहला, वो मुंबई में खोला गया था। कहाँ खोला गया था, मुंबई में पहला, ठीक है, ये वस्त्र मिल, ठीक है। और ये कब खोला गया था, ये 1854 में खोला गया था, ठीक है, 1854 में। तो वही क्वेश्चन पूछा है आपका कि कब मतलब हो गया 1854, और कहाँ, वो हो गया आपका मुंबई में। देखिए इसके बारे में और यदि आपको थोड़ा सा फैक्ट जानना है तो वो चीज़ भी आप जान लीजिए। तो देखिए यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यदि आपका बदल दे, जैसे आपका पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है इसमें कि पहला जूट मिल कहाँ खोला गया था। यदि जूट वाला यदि बोला जाए तो याद रखिएगा इसी के 1 साल बाद 1855 में खोला गया था, ठीक है। तो 1855 में इसके लिए आपका खोला गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे खोला गया था, ये रिसड़ा में खोला गया था, ठीक है। ये हो गया आपका रिसड़ा में, जो उस समय बंगाल हुआ करता था, ठीक है, रिसड़ा जो आपके बंगाल में आता था। तो पहला जूट मिल आपका कहाँ हो गया, 1855 में, रिसड़ा बंगाल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, जूट के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो देख लीजिए इसको हम लोग कैसे यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए इसको हम लोग यदि देखेंगे तो देखिए भारत में आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किए गए थे। तो इसका आंसर आपका दिया है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खरीफ फसल किसे कहते हैं। जैसा कि आपको हम ट्रिक से बताए थे कि खरीफ फसल मतलब खराब होने वाला फसल। तो खराब कब होगा, जब पानी आएगा, ठीक है। खरीफ मतलब खराब कब होगा, बारिश आने से खराब हो जाएगा। तो बारिश कब आता है, आपको पता है मानसून हम लोग का यहाँ कब घुसता है, मई में बहुत गर्मी रहता है, जून में। तो जून में हम लोग बोल सकते हैं कि आपका खरीफ फसल उगाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बोल देंगे ऐसा फसल जो कब, हम लोग बोल सकते हैं जब जून से लेके आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो लगाए जाते हैं, जिसकी बुआई की जाती है, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग लिखे क्या हैं, देखिए खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो खरीफ फसल हम लोग किसे कहते हैं, वैसे फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो देखिए ये जो है मेनली जून जुलाई में बोया जाता है, देखिए, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके उदाहरण मेन है आपका, तो चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सब हो गए हैं इसके उदाहरण। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, ठीक है। तो 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ क्या हैं। तो देखिए लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, जैसा कि आपको पता है कि लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ, एक तो पहला हो गया आपका विस्तार करने का, कि किस तरह से उसको विस्तार करेंगे, लोकतंत्र को विस्तार करने की चुनौती होता है, और दूसरा लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। तो यही 2 चुनौती जो है ये आपका मुख्यतः इसका चुनौती होता है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग चुनौतियों को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पहला चुनौती आपका है, देखिए यहाँ पे आधार तैयार करने की चुनौती, मतलब इसका आधार क्या होगा वो चीज़। दूसरा आपका हो गया विस्तार करने की चुनौती, मतलब दूर तक कैसे फैलाया जाएगा लोकतंत्र को। और तीसरा आपका लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। तो सबसे पहले इसको बनाना, मतलब आधार तैयार करना, उसके बाद इसको विस्तार करना, उसके बाद इसको क्या करना, इसको मजबूत बनाना। जो कि हम लोग का जैसे काम आपका होता है, जैसे देखिए विधायिका क्या काम करती है, तो पहले तो ये नियम बनाती है, तो वही चीज़ आधार तैयार करना। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्यपालिका का क्या काम रहता है, इसको चलाना या फिर इसको विस्तार करना, तो वही चीज़ विस्तार हो गया आपका दूसरा। और तीसरा यदि गलत हो रहा है तो उसको न्यायपालिका, तो उसका जो मजबूत बनाने का काम जो करता है वो लोकतंत्र की मजबूत बनाने की चुनौती वो न्यायपालिका। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसका 3 चुनौती मुख्यतः हो गया आपका। ठीक, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अलग से इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, इसके बारे में यदि लिखना चाहें तो देखिए इसको लिख सकते हैं। किस तरह से इसका आंसर यदि हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए एक एक के बारे में यदि लिखना है तो पहला देखिए, यदि पहला को डिस्क्राइब करें तो देखिए इसमें गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हटाने, मतलब जो आपका दूसरा वाला जो है गैर लोकतांत्रिक वाला उसको हटाना, और सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना, क्योंकि सेना आपको नियंत्रण न करने लग जाए देश को, उसको ख़त्म करना है, तथा एक संप्रभु और कामगार शासन व्यवस्था को स्थापित करना है। एक संप्रभु मतलब सबके लिए समान, और बोल सकते हैं कि कामगार मतलब जो काम करे और शासन व्यवस्था को चलाए, शासन करे, ऐसा बनाने का, इसी को हम लोग बोलते हैं आधार तैयार करने की चुनौती। अब देखिए दूसरा है आपका विस्तार की चुनौती। तो विस्तार की चुनौती यदि हम लोग बोलेंगे तो इसमें लोकतांत्रिक शासन की बुनियादी सिद्धांतों के सभी इलाके, बुनियादी मतलब अभी जो आधार जो था वो सिद्धांत सभी सामाजिक समूह तथा और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। तो मतलब हर एक जगह इसको शामिल किया जाए, विस्तार किया जाए, उसी को बोलते हैं विस्तार की चुनौती। अगला है आपका लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, तो लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेंगे, इसका मतलब है संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, मतलब इसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो, ताकि आदमी लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और इसको कंट्रोल कर सके आदमी लोग को। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो देखिए यदि समवर्ती सूची यदि आपको बोला जाए तो समवर्ती सूची कौन सा सूची को बोलते हैं, वो सूची जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कानून क्या, देखिए 3 प्रकार का सूची होता है, जैसा कि आपको पता है 3 प्रकार का सूची होता है। एक हो गया क्या, केंद्र सूची, ठीक है, एक दूसरा हो गया आपका राज्य सूची, और तीसरा हो गया आपका समवर्ती सूची। ठीक है, तो एक हो गया आपका, देखिए इसको हम बता देते हैं अच्छा से। तो देखिए कौन कौन सा सूची होता है आपका, एक पहला हो गया आपका केंद्र सूची, ठीक है, दूसरा हो गया आपका राज्य सूची, ठीक है, और तीसरा आपका हो गया समवर्ती सूची। ठीक है, तो देखिए केंद्र सूची में केंद्र सरकार आपका क्या बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और इसी को अधिकार होता है कि वो नियम को बनाए। और राज्य सूची में राज्य सरकार को नियंत्रण होता है या उसको अधिकार होता है कोई भी कानून बनाने का, और समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार होता है। ठीक है, समवर्ती सूची में, लेकिन इसमें याद रखिएगा यदि दोनों में विवाद हो जाए, किसमें, केंद्र और राज्य में, तो किसका वाला सर्वोपरि माना जाएगा, तो आपका केंद्र वाला सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में यदि आप जान चुके हैं तो देखिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं। तो समवर्ती सूची हम लोग किसको बोलेंगे, विषयों का वह सूची जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो पहला आपका हो गया शिक्षा। देखिए शिक्षा में आप पढ़े होंगे NCERT, मतलब आपका ये हो गया केंद्र लेवल का, JCERT होता है ना, झारखंड सेंट्रल बोर्ड वाला के लिए हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गया सेंट्रल बोर्ड ऊपर वाला, और ये हो गया आपका
स्टेट बोर्ड वाला के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं JCRT दोनों आपका है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका समवर्ती सूची, दोनों में आएंगे। इसी तरह वन भी दोनों के होते हैं, भारत सरकार के भी और राज्य सरकार के भी, दोनों के होंगे। देखिए मजदूर संघ भी, और आपका विवाह ये सब हो गए हैं आपके। गोद लेना और उत्तराधिकार, ये सब सारे जो आपके टॉपिक हैं ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये सब को आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो देखिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? देखिए मतलब यहाँ पे आप पहले समझिए, विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करने का मतलब कोई भी चीज़ को हमको लेना है, उसके बदले हम लोग को कुछ देना होगा। तो देखिए ये जो है आपका मुद्रा, ये क्या करता है? बीच में आपका मध्यस्थता का काम करता है। मध्यस्थता काम का मतलब हो गया कि आप यदि किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके बदले आपको वो पैसे देने होंगे, और वो जो पैसा है वो पैसा आप जो आपके पास आया वो भी आप लेके किसी और अन्य वस्तु को आप खरीद सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक तरह का मध्यस्थता का काम करता है, बीच वाला काम करता है। ये हम लोग ले भी सकते हैं और दूसरे को फिर दे भी सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक्सचेंज का काम करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मुद्रा को एक विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो देखिए पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यह मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं विनिमय का माध्यम। दूसरा, मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है, इसीलिए ये दोनों हम लोग बोल सकते हैं, दोनों पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो विदेशी निवेश मतलब आपका इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया आप उसमें पैसा को लगाना, पूंजी लगाना, ठीक है। तो इसी तरह यदि विदेशी निवेश यहाँ पे यदि बोला जा रहा है, इसका मतलब आपका हो गया कि विदेश में कहीं कंपनी में आप अपना पूंजी लगाते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिले, आपके देश को भी और आपको भी, दूसरे देश में आप यदि रह रहे हैं तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब कोई कंपनी या एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी, तो दूसरे देश में जो कंपनी रहेगा कि संपत्ति या स्वामित्व में हिस्सेदारी में निवेश करता है, तो उसका जो स्वामित्व मतलब उसका मालिकाना हक में अपना हिस्सेदारी खरीद लेता है और उसमें निवेश करता है पैसा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विदेशी निवेश कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो विदेश में निवेश किया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं विदेशी निवेश। जैसे फोर्ड कंपनी यदि है, उसका कार यदि इंडिया में बिक रहा है, ठीक है, तो इंडिया में वो अपना क्या किया है? एक सेंटर खोला है और वहाँ पे क्या किया है कि वो अपना इन्वेस्ट किया है पैसा, तो वहाँ पे वो निवेश किया है। तो वो अमेरिका के लिए यहाँ जो पैसा खर्च किया है वो अमेरिका वाले व्यक्ति के लिए, जैसे हेनरी फोर्ड उसके निर्माता है, तो हेनरी फोर्ड वहाँ के लिए, अमेरिका के लिए वो क्या हो गया कि ये जो भारत में आपका जो निवेश किए वो उसके लिए विदेशी निवेश हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए इसके साथ आपका जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए सेक्शन ए जो था आपका वो 7 क्वेश्चन, वो सातों का सातों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए अगला जो है आपका सेक्शन बी में देखिए इसमें भी आपका 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में हम लोग को कितना 5 ही क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें 8वां है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए नाम से ही आपको पता चलता है असहयोग आंदोलन। तो देखिए असहयोग आंदोलन द्वारा भारतीय लोग जो थे वो लोगों ने क्या क्या उपाय लगाए थे उन लोग का विरोध करने के लिए। तो देखिए पहला उपाय तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जितने भी स्वदेशी वस्तुएं होती थी उसको उपयोग करने लग गए, और जितने भी विदेशी वस्तुएं थे सबको क्या किया गया? विरोध किया गया। दूसरे जगह पे इसका होली बना के, मतलब कपड़ों का एक जगह जमा करके होलिका जलाया गया, इसका मतलब उसका विरोध किया गया उनके कपड़ों का। दूसरा, जितने भी कर्मचारी थे जो कार्यालय काम करने के लिए जाते थे उन लोग सरकारी कार्यालय जाना बंद कर दिए। जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर थे, टीचर स्कूल जाना बंद कर दिए। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट थे जो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे वो लोग स्कूल जाने के लिए बंद कर दिए। इससे क्या हुआ कि वो लोग जो ब्रिटिश लोग थे उन लोग को सहयोग नहीं मिल रहा था, किसका? भारत का। और जब सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या होगा
कि वो अकेले वो चीज़ को चला नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा कि सरकार को हार मानना पड़ सकता था। यही था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना है वो लोग का। तो देखिए वो लोग क्या क्या अपनाया था विधि, वही चीज़ आपको हम बता दिए हैं। तो देखिए एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। ठीक है, तो ये लोग क्या क्या अपनाया था उसको हम लोग उल्लेख करते हैं। तो देखिए क्या क्या है। पहला यदि बोलेंगे तो देखिए दिसंबर 1920 में, तो देखिए ये कब चालू किया गया था, दिसंबर 1920 में गांधी जी के द्वारा ये असहयोग आंदोलन शुरू की गई थी। ठीक है, तो गांधी जी असहयोग आंदोलन के योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे, मतलब नए तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। गांधी जी का विचार था कि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासक ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना होगी। देखिए जैसा कि आपको हम पहले बताएं वही चीज़ हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन का आंसर चालू होगा। देखिए तो यहाँ से आप ऑप्शन में ये सब ऑप्शन मेन होगा। देखिए तो पहले आप ये सब ऑप्शन लिखिएगा। आंदोलन की शुरुआत शहरी वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। तो देखिए शहरी वर्ग के मध्य वर्ग मतलब शहरी मध्य वर्ग मतलब शहर में रहने वाले जो मिडिल क्लास के लोग थे उन लोगों के साथ ये चीज़ चालू हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाने छोड़ दिए। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब देखिए चौथा पॉइंट यदि बोलेंगे तो मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। तो देखिए चुनाव जो होते थे उसका बहिष्कार कर दिया गया। तो ये लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा था चुनाव में भी। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अब देखिए विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। और देखिए शराब की दुकानों में पैकेटिंग की गई। तो देखिए ये सब आपका हो गया। और अगला देखिए विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई गई, होलिका जलाई जाने लगी। तो ये सब आपका हो गया कौन सा पॉइंट, ये सब सारा आपका पॉइंट हो गया। तो देखिए इतना सारा पॉइंट आपको लिखने का ज़रूरत नहीं, मेनली आप यहाँ से लिखिएगा। आपका मेन पॉइंट आपका यहाँ से चालू होगा। देखिए 5 से लिखिएगा। हजारों विद्यार्थियों ने, देखिए पहले ये वाला आप लिख सकते हैं, ये गांधी जी वाला यहाँ से लिख सकते हैं 3 पॉइंट से। गांधी जी का विचार था कि भारत के लोग असहयोग आंदोलन यदि सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना होगी। इसीलिए ये आपका आंदोलन चालू किया गया था। और देखिए यहाँ से आप देखिए इसका किस तरह से विरोध किया गया। तो पहला आपका पॉइंट हो जाएगा ये चीज़ भी आप लिख लीजिएगा। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्गों की हिस्सेदारी के साथ हुआ। उसके बाद ये सब सारा पॉइंट आप नीचे वाला कंप्लीट लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप क्वेश्चन नंबर 9। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो देखिए पहले विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, उस समय जितने भी जैसे ब्रिटेन जो थे वो देश आपका विश्व युद्ध में लड़ रहा था। इसके वजह से क्या हुआ कि वो उसको ज़्यादातर हर चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा था और उसके पास जितना भी सामान था वो सब सारा युद्ध में ख़त्म होता जा रहा था और वो धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा था। इसीलिए उसने क्या किया कि उसके जितने भी उपनिवेश थे, उपनिवेश मतलब जहाँ जहाँ उनका राज चल रहा था, भारत में चल रहा था, वेस्ट इंडीज़ में चल रहा था, जहाँ जहाँ, तो वहाँ से अपने जितने हो सके उससे काम निकालने का कोशिश किया जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि जो हम लोग का जो यहाँ का जितने भी मिल थे वो बंद हो गए थे। कारण थे कि ब्रिटिश लोग जितने थे वो लोग अपने कपड़े को ज़्यादा ये करते थे और हम लोग के कपड़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसके वजह से हम लोग का जो मिल था और यहाँ हम लोग के जो बुनकर थे, ये सब जितने भी थे, सब क्या हो गया था, सब कोई बेघर हो गए थे, घर से बेघर, और सब कोई बेरोजगार हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये हुआ तो उन लोग का वहाँ पे मांग और बढ़ गया और मांग बढ़ते गया। इसके वजह से क्या हुआ कि हम लोग का यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन और बढ़ गया। तो बस यही सब चीज़ हम लोग को लिखना है। और जितने भी क्या बोलते हैं कि जितने भी वो लोग को ज़रूरत थे जो वस्तुओं का, सब यहाँ से आपका क्या होने लग गया, निर्यात होने लग गया ब्रिटेन, जिससे हम लोग का यहाँ पे उत्पादन बढ़ गया। तो देखिए पहला इसका पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका स्थान अपने बचाव में लग गया, मतलब उसको अपने बचाने में वो लग गया था। अब ब्रिटेन अपने माल का निर्यात भारत में नहीं कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों में पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। तो देखिए वो अपना निर्यात नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको खुद ज़रूरत था,
इसीलिए पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि अब ब्रिटेन भारत में निर्यात नहीं कर रहा था और यहाँ पे क्या हो गया, भारत में उद्योग अपने पनपने लग गया और उसको एक अवसर मिल गया वो लोग को। अब देखिए दूसरा पॉइंट है आपका इंग्लैंड के सब कारखाने का निर्यात विभिन्न चीज़ों बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। सब जो आपको लड़ाई करने के लिए युद्ध में जो जो चीज़ का ज़रूरत है वो सब बनाने में लग गई ब्रिटिश के कारखाने, जिसके कारण भारतीय उद्योगों को रातों रात विशाल देसी बाज़ार मिल गया। तो इसके वजह से वो लोग को एक बाज़ार मिल गया। तो ये एक आपका हो गया पॉइंट। इसके बाद देखिए एक विशाल देसी बाज़ार मिलने के अतिरिक्त एक देसी बाज़ार मिलने के अतिरिक्त क्या हुआ, भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने में तथा घोड़े के लिए अनेक प्रकार के सामान बनाने आदि के लिए ऑर्डर मिल गए, तो उनमें नई जान आ गई। जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग की प्रगति करते गए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पुराने कारखानों के साथ नए कारखाने, ठीक है, पुराने कारखानों के साथ नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपति को ही नहीं वरन मजदूरों और कारीगरों को की भी चांदी हो गई और उनके वेतन भी बढ़ गए और उनका जो है काया पलट गया। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन में को फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया। तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। तो देखिए ये सब आपका हो गया मेन पॉइंट। ठीक है, तो ये सब यदि आप लिख दीजिएगा तो आपका आंसर पूरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या अंतर है। जैसा कि आपको पता है नवीकरणीय उसको बोलते हैं नवीन हो जाए, जो फिर से नया हो जाए। ठीक है, और अनवीकरणीय ऐसा संसाधन जो कि फिर से आपका नया नहीं हो पाए, यदि होगा भी तो आपको बहुत लंबे समय के बाद वो होगा, तो उसको हम लोग अनवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके उदाहरण जैसे इसके हो गया कोयला, इसके हो जाएंगे आपका नवीकरणीय में जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आपका हो जाएगा नवीकरणीय और ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग यदि दोनों में डिफरेंस यदि हम लोग को लिखना है तो देखिए डिफरेंस क्या क्या लिख सकते हैं। पहला, ऐसे संसाधन जिन्हें रासायनिक या भौतिक आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब फिर से इसको उत्पादन किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है जिसको बनने में, उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय। इसका भंडारण असीमित होता है। असीमित मतलब इसको ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, इसीलिए इसका भंडार मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है। इसका भंडारण सीमित होता है, मतलब ये ख़त्म होते जाता है धीरे धीरे। जैसे कोयला, जैसे उदाहरण यदि देखेंगे तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसका भंडारण बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो कोयला और पेट्रोलियम ये कभी ख़त्म होते जा रहा है हम लोग का। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है आपका, देखिए इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। वही चीज़ आपको हम शुरू में ही बताएं, इन्हें बार बार प्रयोग किया जा सकता है, इन्हें बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आपका प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, ये प्रकृति के मुक्त उपहार हैं। तो समझा जाए तो ये हम लोग के लिए गिफ्ट है, ये प्रकृति के मुक्त उपहार नहीं है। तो ये उपहार नहीं है क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी है। तो देखिए यदि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो काम कर रही है, ठीक है, उसका अपना जो कार्य करती है उसमें कैसे उपयोगी होते हैं ये दबाव समूह। तो दबाव समूह कौन होते हैं, वे समूह होते हैं जो अपनी मांग को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाते हैं और क्या करते हैं, अपनी गतिविधियों को दिखाकर अपने सरकार से अपनी मांग को पूरा करने का कोशिश करते हैं। ऐसे समूह को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। और दबाव समूह जो है वो किस तरह से उनके कामकाज के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि यही जो है ये प्रचार भी करते हैं, दूसरे जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये दबाव समूह जो है, ये दबाव समूह की जो गतिविधियाँ होती है लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या क्या है। तो देखिए पहला है, इसमें दबाव समूह कहते किसे हैं, लोग अपनी मांगों को पूरी करने के लिए
संगठन बनाकर, मतलब एक ग्रुप बनाकर अपने हितों अथवा नज़रियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां करते हैं। ठीक है, इसे हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हित समूह भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, या दबाव समूह कहते हैं। तो अब देखिए, दबाव समूह लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्न प्रकार से उपयोगी है। तो पहला आपका पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट क्या दिया है, संगठन, बोल सकते हैं कि संगठन बनाकर दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जो आपका नीति बनाया जाता है, जो आपका योजनाएं आती है, तो वो सब जो नियम कानून है उसको ये चेंज कर सकता है, वो उसको बदलने का कोशिश करता है, प्रभावित कर सकता है ये। जैसा कि आपको पता है कि एक किसान आंदोलन हुआ था, कृषि बिल पारित किया गया था, जिसको दबाव समूह, जो बहुत सारे लोग इसका दबाव किए, जिसकी वजह से वो जो आपका जो कृषि कानून है उसको आपको फिर से वापस लेना पड़ गया। तो यही हो गया दबाव समूह का ये। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट यदि देखिएगा तो अगला पॉइंट है, दबाव समूह सरकार को आम नागरिक और कठिनाइयों और आवश्यकताओं को अवगत कराते हैं। ठीक है, तो दबाव समूह क्या करते हैं, सरकार को आम नागरिक का क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या दिक्कत हो रहा है आम नागरिक को, और क्या क्या उसको ज़रूरत है, उस चीज़ से उसको अवगत कराते हैं। तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसीलिए वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा देखिए, दबाव समूह अपने ही ढंग से लोकतंत्र की सेवा करते हैं और उसकी जड़ें को मजबूत करते हैं। तो देखिए, ये अपने ढंग से लोकतंत्र तरीके से ये काम करते हैं, इसीलिए बोल सकते हैं लोकतंत्र की सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, दबाव समूह के विरोध और प्रतिविरोध के सरकार को यह पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। इसी से पता चलता है कि यदि जनता विरोध कर रही है दबाव समूह से, यदि दबाव समूह यदि आपका विरोध कर रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि आपकी जनता खुश है आपसे या नहीं, और जनता चाहती क्या है वो चीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट। और लास्ट पॉइंट आपका है, जब कभी सरकार कुछ धनी व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आ जाती है। अब सरकार कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन आपको जो देश का जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे मुकेश अंबानी, ये सब के अंडर में उन लोग को दबाव को सहने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग ही देश के ये क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं। तो वो लोग के दबाव में आके ये लोग यदि काम करने लग जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए दबाव समूह सरकार को इस अनुचित दबाव से मुक्त कराती है, इससे सरकार को बचाती है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो देखिए, तो उसका हम लोग को बोला जा रहा है कि उसका जो समाज का जो जातीय बनावट है वो किस तरह था। तो आपको पता है कि वहाँ पे 3 तरह के लोग रहते थे, और 3 तरह के लोग जो थे वो 3 तरह के भाषा बोलने वाले लोग वहाँ रहते थे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक सिंगली भाषा बोलते थे, दूसरा आपका हो गया कि आपका तमिल भाषा बोलते थे। ठीक है, और आपका जो तीसरा था वो आपके कौन, ईसाई धर्म वाले थे। तो जो सिंगली हो गए, तमिल हो गए और ईसाई हो गए। ठीक है, तो देखिए, अब जो तमिल है वो तमिल 2 प्रकार के होते थे, एक हो गए श्रीलंकाई तमिल और दूसरा हो गए आपका हिंदुस्तानी तमिल। ठीक है, तो देखिए कौन कौन क्या किस तरह से उसका जुड़ा हुआ था, ये भाषा के आधार पे उन लोग का जाति, बोल सकते हैं कि वो लोग का जाति का बनावट था, समाज का बनावट था। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा आपका याद रखिएगा, इसमें पूछा जाएगा आपको। तो देखिए, सिंगली बोलने वाले 74% थे, और तमिल बोलने वाले 18% थे, ईसाई जो थे वो 7% थे। अब तमिल देखिए 2 पार्ट में आपका बटा हुआ था, श्रीलंकाई तमिल थे कितना 13%, और हिंदुस्तानी तमिल थे वो 5%। तो 13 और 5 18। और देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन थे, सिंगली भाषा, और ईसाई धर्म वाले आपके 7% थे। तो देखिए, इसको अब हम लोग पढ़ के बता देते हैं आपको। देखिए क्या दिया है, अब देखिए श्रीलंका के बारे में पहले बताया गया। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, आपको पता है कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए द्वीपीय देश बोलते हैं, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी राजधानी कोलंबो है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, जो हरियाणा के राज्य के बराबर है। श्रीलंका के मुख्य 2 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है, मेनली तो 2 ही भाषा बोला जाता है, एक सिंगली एक दूसरा तमिल, लेकिन ईसाई लोग भी अपने कुछ लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, सिंगली और तमिल। तो ये चीज़ हो गया। तो सिंगली, अब यहाँ पे देखेंगे सिंगली भाषाई लोग, जो सिंगली भाषाई लोग हैं जो हैं वो 74% थे। तो देखिए, सिंगली भाषाई लोग सबसे प्रमुख थे जो कि 74% थे, और
यह बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये किसको? बौद्ध धर्म मानने वाले सिंगली भाषा बोलते थे। और तमिल भाषाई लोग जो 18% जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, ये 2 गुटों में थे। उसके बाद ईसाई धर्म के लोग जो सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे वो होते थे। तो देखिए, तो ये इस तरह से इसका बनावट था। हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मेनली आपका 2 ही भाषा बोला जा रहा था। ठीक है, तो इसको 3 भाषा यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है आपको। एक हो जाएगा सिंगली भाषा, दूसरा हो जाएगा तमिल भाषा। तो देखिए, सिंगली भाषा कौन बोलते थे? बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोग, ठीक है, बौद्ध धर्म वाले। और देखिए तमिल भाषा कौन कौन बोलते थे? तो देखिए तमिल भाषा आपका हिंदू, जो हिंदू कौन थे? वो जो आपके भारत से आए थे, और मुस्लिम भी जो भारत से आए हुए थे। ठीक है, तो और भारत से आए हुए हिंदू मुस्लिम को हम लोग क्या बोलते थे? देखिए, एक श्रीलंकाई तमिल बोलते थे, एक हिंदुस्तानी तमिल। जो हिंदुस्तान से आए थे वो, और जो वहीं से रह के जो तमिल बोलते थे उसको श्रीलंकाई तमिल बोलते थे। जो कब, जब यहाँ पे ब्रिटिश का राज चल रहा था उस समय वहाँ पे गए थे। ठीक है, और देखिए ईसाई धर्म वाले जो थे वो दोनों भाषा बोलते थे। कौन सा? तमिल, सिंगली और तमिल दोनों बोलते थे। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऋण के शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो ऋण का यदि शर्त यदि हम बताएं तो ऋण का कौन कौन सा शर्त होता है? तो देखिए, इसके लिए आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं कि आपको कागजात में साइन करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें देना रहता है कि आप उसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या बोलते हैं कि ऋणाधार मतलब ऋण का आधार, मतलब आप क्या गिरवी दे रहे हैं वो चीज़ भी आपको, क्या आपका दर होगा, क्या क्या आपका ब्याज का दर, कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो चीज़, और कितने दिनों में उसको आप वापस करेंगे। तो ये सब हो गया उनके शर्तें हो गई। तो देखिए क्या क्या इसका शर्त होगा। ब्याज दर कितना % में देंगे, कितना % उसको देना होगा। समर्थक ऋणाधार मतलब हो गया कि ऋण का आधार, या फिर इसमें हम लोग गारंटर के रूप में किसी को लेते हैं। आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, कैसे भुगतान किया जाएगा उसका तरीका को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऋण के शर्तें। तो ऋण के शर्तों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है। तो देखिए, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। तो पहले ब्याज दर के बारे में कि निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करना पड़ता है। मतलब जो मेन पैसा है उसको भी, और प्लस जो आपका ब्याज है उसको मिला के आपको देना पड़ता है कर्जदार को। ठीक है, उसके बाद दूसरा, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। ठीक है, लोग जो है अपना जो पैसा है वो कहाँ, बैंक में जमा करके रखते हैं। बैंक जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि बैंक इसमें जमा भी लेते हैं और उसको सूद भी देते हैं। लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर वो सूद भी मिलता है, और इसमें उसको सूद भी मिलता है। तो ये चीज़ वहाँ से इसका फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये सब चीज़ आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब को इसमें लिख सकते हैं। ब्याज दर को लिखेंगे, समर्थक ऋणाधार किसको कहते हैं वो चीज़ लिखेंगे, आवश्यक कागजात क्या होते हैं वो चीज़ लिखेंगे, और इसके भुगतान के तरीके क्या होते हैं वो चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलेंगे तो विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में किया गया था। इसमें अभी 162 देशों ने 162 देश मिल के इस एक संगठन को बनाए थे। ठीक है, जो कि आपका विश्व में, पूरा विश्व भर में व्यापार फैलाने के लिए इसको किया गया था। ठीक है, तो वही वाला बोला जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखें। तो बोल सकते हैं कि इससे वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब का फायदा हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें फ़ायदा हुआ। दूसरा, एक व्यक्ति दूसरे देश से भी किसी वस्तु को जो उसके लिए आवश्यकता है जिस वस्तु की, वो चीज़ को उसको मंगा सकता था। ठीक है, तो ये सब इसका उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, और दूसरे देश को, जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, उन देशों को विकसित करने का एक उद्देश्य भी रखा गया। तो देखिए इसका क्या क्या उद्देश्य था वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला उद्देश्य, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। उदार बनाने का मतलब हो गया कि उदार का मतलब होता है स्वतंत्र, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है स्वतंत्र बनाना या फिर दयालु बनाना।
उदारता दिखाना, मतलब आपका स्वतंत्र बनाना, कि मतलब इसके अंदर कोई आपको विरोध करने वाला नहीं मिले, कोई प्रतिबंध ना करे, तो इसको उदारता मिले ताकि ये अच्छा से, सुगमता से और सरलता से व्यापार हर देश में कर सके। तो ये उदार बनाता है। ठीक है, पहला इसका उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य आपका दिया है विकसित, ये क्या था, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया। देखिए उसके बाद विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। तो देखिए ये क्या काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम को निर्धारित करता है। कौन सा नियम होगा, यह देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। तो ये जो नियम बनाता है और वो नियम को पालन हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ चेक करता है। ये संगठन सभी देशों में को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। तो दूसरे देशों में ये फ्री आपका व्यापार कर सकता है, वो चीज़ का सुविधा देता है। तीसरा देखिए, विश्व व्यापार संगठन के नियमों में विकासशील देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। मतलब जितने भी विकासशील देश हैं वो लोग जो इसको रोकते हैं व्यापार को, उसको अवरोध को हटाने का काम ये करता है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन देश के सदस्य हैं। तो बोल सकते हैं कि देखिए अभी वर्तमान में कितने हैं, 164 है, शुरू में आपका 162 थे। तो वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। इसके साथ आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी जो है ये आपको पता होगा कि आपका 5 नंबर वाला है क्वेश्चन, 5 नंबर का है, लेकिन टोटल 5 को क्वेश्चन इसमें दिया है, लेकिन आपको बनाना कितना है, 3 बनाना है। तो 3 बनाना है और सबका 5-5 नंबर करके है। तो 5 दिया, आपका कितना हो जाएगा, 15। तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए 15 मार्क्स का है। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो देखिए ये जो चीज़ है, तो क्यों लगता था लोग को कि निरंकुशवाद किसको बोलते हैं, कि निरंकुशवाद उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई एक सरकार जो है निरंकुश है, मतलब सरकार पे कोई हम लोग अंकुश नहीं लगा पाए, जिसको हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाए, ऐसा सरकार को हम लोग बोलते हैं निरंकुश सरकार। ठीक है, निरंकुश सरकार मतलब वो जो मनमानी उन लोग का होगा, जो उन लोग का मन करेगा वही चीज़ वो लोग करेगा, जनता का कोई बात नहीं चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं निरंकुशवाद। ठीक है, जो किसी पे अंकुश न लगा पाए। तो निरंकुशवाद का अंत कर सकता है, मतलब जो मन में चाहता है वो चीज़ को ख़त्म कर सकता है। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि मुद्रण संस्कृति आदमी जब पढ़ने लग जाएंगे और देखने लग जाएंगे कि क्या क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो फिर वो चीज़ का वो विरोध करेंगे। इसीलिए ये निरंकुशवाद का अंत कर सकता है। और ज्ञानोदय होगा, ज्ञानोदय होने का मतलब आप बोल सकते हैं कि ज्ञान का उदय होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका, देखिए एक एक करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो आंसर क्या है, देखिए पहला पॉइंट। ठीक है, तो ये कैसे समाप्त करेगा वो चीज़ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को निम्न कारणों से लगता था कि निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। कैसे, देखिए 18वीं सदी के यूरोप में विश्वास बन गया था कि किताबों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होता है। तो ये चीज़ सबको विश्वास हो गया था, इसीलिए सबको लगने लगा ऐसा। दूसरा, बहुत सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है, समझें। तो ये सब जो बात था इससे उन लोगों को लगने लगा, बहुत सारे जो है ये मानने लगे थे कि किताबें दुनिया बदल सकती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, मुद्रण निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता के समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। ये चीज़ वो मानने लगे लोग। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट यदि हम लोग बोलेंगे तो 18वीं सदी में फ्रांस में एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने घोषणा किया कि छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है। तो देखिए ये जो छापाखाना मतलब हम लोग बोल सकते हैं जहाँ प्रिंटिंग होगा, वो प्रगति करने का मतलब डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है। और इससे बन रही जनमत का आधा निरंकुशवाद उड़ जाएगा। और इससे जो क्या होगा कि निरंकुशवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आधा ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ बताया गया। अगला है आपका मार्सिये। तो देखिए अलग अलग जो उपन्यासकार थे वो लोग अपना विचार से और दुनिया को क्या बोलते हैं कि इस चीज़ को और बढ़ावा दिए, मुद्रण संस्कृति को। तो देखिए मार्सिये ने उपन्यासों में नायक अक्सर किताबों को पढ़ने में बदल जाते थे। वे
किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब ये चीज़ को बताया गया कि उपन्यासों में लिखा गया है कि वो दुनिया को जीत सकते हैं किताबों से और उसी से वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब विचार से और उन लोग का क्या होता गया, उन लोग का जो और आपका ये है इसके प्रति और बढ़ता गया, क्या बोल सकते हैं, मुद्रण के प्रति आपका संस्कृति या फिर उन लोग का विश्वास बढ़ता गया। तो देखिए ज्ञानोदय को लाने, अगला पॉइंट है आपका, ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद को आधार के नष्ट करने के लिए छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वत मसीह ने कहा, निरंकुशवादी शासक सावधान हो जाएं क्योंकि अब उनके कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक के कलम के जोर पर आगे तुम हिल उठोगे। मतलब ये सब जो उनके वाक्य थे उनसे क्या हुआ कि उनसे जितने भी लोग थे उन लोग का विचार आ गया, उन लोग को मानने लग गए कि निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। किससे होगा? मुद्रण संस्कृति से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। आते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, तो किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता मतलब अलग अलग समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके विचार होंगे, तो उन लोगों को एक साथ कैसे जोड़े रखता है लोकतंत्र, वो चीज़ को यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें इसका आंसर क्या होगा। लोकतंत्र के निम्नलिखित परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालना और उनके बीच सामंजस्य को बैठाता है। तो देखिए पहला, लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी, क्योंकि इससे लगता है सबको कि वो एक तरह का किस तरह का सद्भावना वाला सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इससे लगता है लोकतंत्र में ही विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को भी अपनी भाषा को विकसित करने का मौका दिया जाता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि वो उन लोगों को जो अलग अलग तरह के भाषा बोलते हैं उनको अपना भाषा को विकसित करने का मौका मिलता है। यहाँ पर लोगों को बराबर वोट देने का अधिकार है और उसमें अमीरी गरीबी का कोई अंतर नहीं रखा गया है, इसीलिए ये वाला सही माना गया है। अगला पॉइंट आपका है यहाँ पुरुषों और महिलाओं के साथ साथ महिलाओं को बराबर वोट देने का अधिकार है और महिलाओं को भी अपने व्यवसाय चुनने का पूर्ण अधिकार है। मतलब सबको अधिकार मिलता है, इसीलिए यहाँ पर हर धर्म के लोग अपने धर्म बना सकते हैं और अपने ही ढंग से पूजा पाठ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, वो चीज़ इससे फ़ायदा है। और अगला पॉइंट जो आपका है, अगला पॉइंट है आपका यहाँ किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग बसों, रेलगाड़ियों आदियों में इकट्ठे सफ़र कर सकते हैं। इसके वजह से ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, तो देखिए यही चीज़ हो गया कि किसी भी जाति के लोग जो है एक साथ बसों और रेलगाड़ियों इस सब में एक साथ इकट्ठा सफ़र कर सकते थे। बहुदल के अल्प दल के साथ मिलकर चलते हैं और दोनों एक दूसरे के भावनाओं का कदर करते हैं। बहुदल मतलब आपका हो गया बहुसंख्यकवाद। ठीक है, बहुसंख्यकवाद और आपका अल्पसंख्यकवाद मतलब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक एक साथ मिल के रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा संख्या में है वो अल्पसंख्या वालों को दबाव बनाते नहीं। तो यही चीज़ इसमें लोकतंत्र में फ़ायदा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक विविधता है उसको सबको एक साथ सामंजस्य बैठाने का काम ये लोकतंत्र करता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए मुद्रा कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग का, वो चीज़ बताता है। तो देखिए पहला, उपभोग में मुद्रा की भूमिका। उपभोग मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ को खरीदारी करने में या फिर उसको लेने में, खरीदने में क्या उसका मुद्रा का भूमिका होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय माध्यम के रूप में अपनाई जाती है, इसीलिए हम अपनी वस्तु आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, तो उपभोग कर सकते हैं। वही चीज़ आपका हो गया उपभोग में मुद्रा की भूमिका। अगला आपका जो है व्यापार में मुद्रा की भूमिका। देखिए व्यापार में ये किस तरह का भूमिका निभाता है।
तो व्यापार में मुद्रा की भूमिका, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सरलतापूर्वक की जाती है, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को क्रय करके इन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जाता है, मतलब एक जगह से खरीद के दूसरे जगह पे बेच दिया जाता है। तो ये व्यापार में मुद्रा का भूमिका हो गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। ठीक है, तो देखिए बजट निर्माण में क्या होता है कि सरकारी व्यय और प्राप्तियों की माप मुद्रा में किया जाता है कि कितना सरकार व्यय किया, मतलब कितना खर्च किया, कितना पैसा आया का माप मुद्रा में किया जाता है, मतलब पैसा में किया जाता है, जिसके द्वारा करों की दर, मतलब टैक्स का कितना रेट रहेगा, ऋण देने का ब्याज दर, संबंधित आर्थिक नीतियां सरलतापूर्वक बनाई जा सकती है। बजट को मुद्रा में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो बजट की मुद्रा को मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। और देखिए आपका जो इसका और पॉइंट है, अगला पॉइंट जो आपका है वो क्या है, राष्ट्रीय आय को मापने में मुद्रा की भूमिका। तो देखिए ये राष्ट्रीय आय को भी मापने में मदद करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को किस तरह ये मापता है वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आय को मापने में किस तरह करता है, तो देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में ही की जाती है, जो कि देश की निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करती है। इससे पता चलता है कि देश का जो निवासी है उसका वहाँ का लेवल कैसा है, जीवन का लिविंग स्टाइल कैसा है। तो देखिए मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना कठिन है एवं जीवन स्तर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए राष्ट्रीय आय के मापन में भी इसका उपयोग है। और आपका आखिरी पॉइंट जो है वो है आपका क्या, उत्पादन में मुद्रा की भूमिका। तो उत्पादन में भी, उत्पादन प्रक्रिया में एक उद्यमी मतलब उद्योग में उत्पादन करने वाले के विभिन्न साधनों में उसकी सेवाओं के बदले मुद्रा का भुगतान करता है। और जैसे भूमि पर लगान, भूमि लेने के लिए, मजदूरों को मजदूरी देने के लिए, पूंजी पर ब्याज देने के लिए और उद्यम पर लाभ के लिए, सब उसके लिए वो क्या मुद्रा का प्रयोग करता है। मुद्रा की अनुपस्थिति में उत्पादन के साधनों में पारितोषिक प्रदान करना कठिन होता है। यदि नहीं होता तो कैसे पैसा किसी को पेमेंट किया जाता है, कैसे पूंजी लगाया जाता है, कैसे मजदूरी दिया जाता है, ये दिक्कत हो जाता है। तो ये सब आपका हो गया मुद्रा का उपयोग। ठीक है, जिसका हम लोग विवेचना कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता किसको बोलते हैं, मतलब जल का कमी हो जाना। ठीक है, तो जल दुर्लभता उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि हर जगह समान जल आपका मौजूद नहीं होता है, कहीं जल का अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तो कहीं जल का कमी है। तो ऐसे जगह में जहाँ कम है जल का, वहाँ पे उस जल को पहुँचाना जहाँ पे अधिक है, उस चीज़ को हम लोग करके जल के जो दुर्लभता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको ख़त्म किया जा सकता है। या फिर इसको जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन है। तो जल संरक्षण हम लोग कैसे, हम लोग जानते हैं कि रेन हार्वेस्टिंग जो हम लोग बोलते हैं, जो वर्षा का जो पानी है उसको संरक्षित करके छत में, इस तरह करके बहुत सारा, और आपका जो है बांस वाला ये करके हम लोग कर सकते हैं, जो अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। तो देखिए इस तरह से हम लोग जल दुर्लभता से या जल संरक्षण किया जा सकता है। तो देखिए इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, जल दुर्लभता क्या है, तो वो चीज़ हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो देखिए जल दुर्लभता, यद्यपि प्रकृति के असमाप्त होने वाला उपहार है, मतलब ऐसा है जो नवीकरणीय है। ठीक है, फिर भी असमान वितरण मतलब एक जगह पे पूरा समान वितरण नहीं है, हर एक जगह समान नहीं है पानी, कहीं कम है, कहीं अधिक है। अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो अत्यधिक मांग के वजह से और ज़्यादा दुरुपयोग मतलब बेकार उपयोग के वजह से जल का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। इसी की कमी की इस समस्या को, और इसका जो जल का जो कमी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो जल प्रदूषण नहीं समझ लीजिएगा इसको, जल दुर्लभता मतलब हो गया कि जल का कमी। ठीक है, उसका कारण क्या क्या है कि असमान वितरण है, और दूसरा आपका हो गया कि अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको जल संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे, जल को कैसे रक्षा करके रखेंगे। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसको कर सकते हैं, भूमिगत जल का पुनः पूर्ति, मतलब भूमिगत जल का फिर से हम लोग उसको उपयोग करके नीचे वाला जल को प्रदूषण होने से बचाना। तो देखिए जल को प्रदूषित होने से बचाना होगा, तब जाके हम लोग वर्षा जल संग्रहण करके, ठीक है,
अधिकाधिक संख्या में जलाशयों का निर्माण करके, ठीक है, नदियों पर बांध बनाकर, ठीक है, उसके बाद वृक्षारोपण का बढ़ावा देकर, ठीक है, वृक्षारोपण का बढ़ावा देकर, उसके बाद आधुनिक प्रणाली द्वारा खेतों की सिंचाई, जल की बर्बादी न होने देना, ठीक है, आधुनिक प्रणाली को यूज कर लेंगे जिससे सिंचाई करने वक्त आपका जो जल का जो है वो बर्बादी ना हो, वो चीज़। उसके बाद जल का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना, मतलब विवेकपूर्ण उसका जल का उपयोग करना, जब उसका उपयोग नहीं है उसको बंद कर देना उसका उपयोग को। तो ये सब चीज़ आपका हो गया इसका उपयोग। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन जो आपका है मानचित्र वाला। तो मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक खनिज उत्पादक क्या क्या हम लोग को इसमें दिखाना है। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग करेंगे। खनिज उत्पादक केंद्र, ठीक है, तो खनिज कहाँ कहाँ उत्पादक केंद्र होता है। पत्तन के नाम, पत्तन मतलब आपका पत्तन आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग किसको बोलते हैं, बंदरगाह को, और के मिलान करें उसको हम लोग को मिलाना है, ठीक है। तो देखिए हजारीबाग, ठीक है, तो हजारीबाग आपका हो गया। देखिए अजमेर हो गया, लौह अयस्क क्षेत्र यहाँ पे है, विशाखापट्टनम है और मंगलुरु है। ये सब सारा चीज़ आपका उसमें मैप में दिया है। तो कौन वाला चीज़ कहाँ दिया है वो चीज़ को हम लोग को उसको मैच करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ जहाँ पे दिया है, जैसा कि हम लोग को पता है, तो देखिए हजारीबाग झारखंड में है आपका। तो देखिए ये हो गया आपका हजारीबाग। एक नंबर में आपका है, देखिए पहले है अजमेर, तो अजमेर देखिए एक नंबर में आपका यहाँ जो दिया था, तो यहाँ पे आपका जो दिखाया गया है ये आपका हो जाएगा राजस्थान में अजमेर, ठीक है। तो एक नंबर में आपका हो जाएगा अजमेर। देखिए यहाँ पे अजमेर है आपका। हजारीबाग यदि बोलेगा तो देखिए यहाँ 2 नंबर में बोला गया था, तो हजारीबाग आपका झारखंड में। लौह अयस्क क्षेत्र यदि बोला जाएगा तो देखिए लौह अयस्क क्षेत्र यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो लौह अयस्क क्षेत्र को यदि हम लोग देखेंगे तो ये वाला कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र है, और ये वाला कौन सा है, झारखंड उड़ीसा पेटी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बोला जाएगा कि विशाखापट्टनम कहाँ है, तो विशाखापट्टनम देखिए 4 नंबर में आपका यहाँ विशाखापट्टनम है, जो कि कहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम जो एक तरह का पत्तन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। और आपका कौन सा पूछा गया था, एक मंगलुरु। तो मंगलुरु आप याद रखिएगा, मंगलुरु जिस तरह बेंगलुरु है उसी तरह मंगलुरु है, तो मंगलुरु भी एक तरह का क्या है, पत्तन है। तो देखिए ये आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इस तरह से ये आपका हो गया, जितना मैपिंग वाला था वो भी आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, ये हो गया आपका अजमेर, ये हो गया हजारीबाग, ये हो गया आपका लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड उड़ीसा पेटी। उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम, और ये नीचे आपका कर्नाटक में हो गया मंगलुरु। इसी के साथ आपका जो है ये मैपिंग वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं जितना क्वेश्चन था आपका सारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये जो मैप में आपका ऑफिशियल मैप में दिया है, तो 1 नंबर में यहाँ पे 1 नंबर में यदि हम लोग देखेंगे इसको, यदि हम लोग बनाएं तो देखिए यहाँ 1 नंबर में लिखेंगे अजमेर, ठीक है, अजमेर, ठीक है, जो राजस्थान में। 2 नंबर में यदि आपका बोला जाए तो 2 नंबर में हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग हो जाएगा। और ये 3 नंबर में यदि बोलेंगे तो ये हो जाएगा लौह अयस्क पेटी, लौह अयस्क पेटी, ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र, जो कि क्या है आपका, हम बोल सकते हैं झारखंड उड़ीसा क्षेत्र है ना, झारखंड उड़ीसा पेटी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। 4 नंबर में बोले तो विशाखापट्टनम, ठीक है, जो कि पत्तन है, विशाखापट्टनम। और यदि बोलेंगे 5 नंबर में तो ये आपका मंगलुरु, मंगलुरु जो कि आपका पत्तन है। तो देखिए ये हो गया आपका सारा कंप्लीट, ठीक है। तो इसके साथ जितना भी आप लोग का क्वेश्चन था आपका सब्जेक्टिव वाला, सारा क्वेश्चन आप लोग देख लिए, ठीक है। तो यही सब आपका क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोग को यदि अच्छा लगा आपको मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आपको कुछ और वीडियो में यदि आप लोग को दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे इसमें कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले इसमें हम क्या सुधार करें। और यदि आप लोग को यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सेट के साथ या मॉडल प्रश्न के साथ।